गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट का अति महत्वपूर्ण चैप्टर। कहीं भी विकास की बात हो तो उस विकास में फिजिकल डेवलपमेंट खास करके अगर हम बात करें तो उसमें अति महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया एक है जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, औद्योगिकरण। इसमें हम 5 चीजें इसमें देखने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि पहले हम कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझें कि कहते कैसे हैं इसे और ये है क्या। उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशंस में जाने की कोशिश करेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की। उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हम फेजेस देखें, इसके क्या क्या फेजेस होते हैं, इसके रादर कितने फेजेस में ये डेवलप होता है। और चौथी हमारा प्रयास रहेगा कि इसके लाभ और हानियां क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। और अंत में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल है। तो ये जो 5 जो इसके सब पार्ट रहेंगे, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर हम बहुत ही कम शब्दों में, सिंपल शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास करूं तो इसका मतलब ये होता है इट्स अ प्रोसेस। क्यों आइजेशन है तो ये प्रोसेस को इंडिकेट करेगा ही करेगा। जो प्रोसेस को इंडिकेट करेगा, इट मींस इट्स अ प्रोसेस बाय विच द एन इकोनॉमी इज ट्रांसफॉर्म प्राइमरली फ्रॉम फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जिसको प्राइमरी सेक्टर भी हम कहते हैं, एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर बेस्ड टू मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर बेस्ड टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एग्रीकल्चर से, उत्पादन से हम जो है आगे उसको उत्पादन से हम उसको आगे ले जाने का प्रयास करें। उसे इंडस्ट्रियल सेटअप में, इंडस्ट्रियल सेटअप में उन चीजों को एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो प्राइमरी सेक्टर है, उससे उठा के हम दूसरे सेक्टर में ले जाने का प्रयास करें तो उसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, औद्योगिकरण उसे हम कहते हैं। तो औद्योगिकरण में अगर ये थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें तो ये इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल जो लेबर होती है, दैट इज यूजुअली बीइंग रिप्लेस्ड बाय सम इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेटअप, और अदर जो मैनुअल जो काम होते हैं वो इंडस्ट्री के द्वारा उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। और जब उसे मैनुअल काम को इंडस्ट्री के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा और मास लेवल पर, मास लेवल पर प्रोडक्शन होगा, मास लेवल पर उत्पादन होगा, उसका कंजम्पशन उस तरह से होगा, और इसमें एक से अधिक जो लोग हैं इसमें जब शामिल होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और इसमें बहुत कम शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड है, जो कि एग्रीकल्चर डोमिनेंस पर बेस्ड है, वो जब रिप्लेस हो जाता है ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग फ्यूडल और एग्रीकल्चर बेस से, जब वो रिप्लेस होगा और जो प्री फ्यूडल इकोनॉमी का जो प्रिंसिपल्स हैं उससे उससे वो शिफ्ट होकर एक बड़े तंत्र में वो जब वो बदलता है तो उसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो सिर्फ कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसकी वजह से जो भी बदलाव आते हैं, बदलाव जो आएंगे वो कुछ अलग तरह के बदलाव होते हैं। और वो जो अलग तरह के बदलाव हैं, उन बदलावों में, उन बदलावों में सोशल रिलेशन भी चेंज होते हैं, और साथ में ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, लोगों का क्या है वो भी चेंज होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी लोगों का चेंज होता है। जो पहले कोई और काम करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो और काम करते हैं। और इस तरह से जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं वो पूरी तरह से शिफ्ट होती हैं। और जब ये शिफ्ट होती हैं तो ये पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली और उसके बाद फैमिली लेवल पर, स्ट्रेटिफिकेशन लेवल पर उस सब में बदलाव होता है। रादर बहुत ही कम शब्दों में अगर कहने का प्रयास करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगा, it indicate period of social economic transformation, period of
social economic transformation that transform human being from agrarian society, मानव को एग्रेरियन सोसाइटी से शिफ्ट करके इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ले जाता है। एग्रेरियन सोसाइटी से शिफ्ट करके इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ले जाना और उसमें इंटेंसिव इकोनॉमी का प्रयोग करना, इंटेंसिव इकोनॉमी और साथ में का प्रयोग करना, और जो पर्पस है उसका मेन मुख्य पर्पस जो है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर करना और मैन्युफैक्चर करके उसका आगे अनुप्रयोग करना, ये सारा का सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता है। अब बहुत कम शब्दों में अगर इसको कहने का कोशिश करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, change in the process of change in the technology used to produce goods and services। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? ये एक परिवर्तन को दिखाता है। परिवर्तन किसमें? जो कि जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, वस्तु और सेवाएं जो दी जाती हैं, उसको प्रोवाइड करने का जो तरीका है, जो तरीका है, उस तरीके में परिवर्तन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। और इसमें it is a process in which change of series strategically, change सीरीज में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, वो स्ट्रेटेजिकली एंड सिस्टमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली मैंने स्ट्रेटेजी बनाकर और उसको सिस्टमेटिकली जो प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन टेक प्लेस, और उसके बाद क्रिएशन एंड ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है रादर जो चीजें हमने उत्पादन करना है जिनका, उन चीजों को सिस्टमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली योजनाबद्ध तरीके से उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, ताकि बड़े लेवल पर, मैसिव लेवल पर उत्पादन हो सके। और जब मैसिव लेवल पर उत्पादन होगा तो वो उत्पादन अनडाउटली कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि समाज जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी से निकलकर, एग्रीकल्चर सोसाइटी से निकलकर, ट्रेडिशनल सोसाइटी से निकलकर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रवेश करता है। और इसको अगर बहुत कम शब्दों में देखने का प्रयास करें तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक ऐसी प्रोसेस है, आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि गवर्नमेंट और दूसरे सेक्टर माने प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर है, पावर है, ट्रांसपोर्ट है, अदर सेक्टर्स, वो सारे के सारे मिलकर इकट्ठे होकर काम करते हैं और समाज को बदलने का प्रयास करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके कई इंटर रिलेटेड डायमेंशंस होते हैं। बहुआयामी प्रोसेस है ये, और कई इंटर रिलेटेड इसके डायमेंशंस हैं जो कि उसको औद्योगिकृत बनाने में जो उसकी मदद करते हैं। अगर इसको बहुत ही उसमें देखने की कोशिश करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक ब्रॉडर सेंस में एक किस्म का एक किस्म का इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन है, आर्थिक आधुनिकीकरण है। और जिसमें जिसमें जो अति महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो इसका मेन टारगेट होता है। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ मेन टारगेट होने की वजह से उसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, वो कैसे हो और उसके लिए क्या योजना बने, और योजना के बाद उस योजना को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसी योजना बने, उस योजना को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, और उसके इक्वलेंस में जो भी उसके रिस्क हैं या जो और चीजें हैं, उन सब चीजों को इंश्योर करके, मिनिमाइज करके उस इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इंश्योर करें। इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करें तो उसे हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन हम उसे कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतिहास में अगर देखने की हम कोशिश करें तो ये जो आज तक जो है वो 3 फेजेस में मिनिमम रहा है, 3 फेजेस में रहा है, इसके 3 स्तर रहे हैं। अब 3 फेजेस क्या-क्या हैं? अगर उसका पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखने की कोशिश करें, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में, रादर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो हुआ था, वो जो था मिड 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ, और जिसमें जो यूरोप में आरंभ हुआ और उसके बाद वो नॉर्दर्न अमेरिका में गया, और उसके बाद फिर ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस
और इस तरह से कई यूरोपियन कंट्रीज में वो शिफ्ट हुआ और ये स्टार्ट हुआ मिड 18 एंड 19 सेंचुरी के पहले जो फेज था उसमें। तो इसे हम फेजेस में देखने की कोशिश करें तो इसे हम 3 फेजेस में बांट सकते हैं। फर्स्ट फेज, फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसको पहले सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं और उसमें अति महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था इसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात की गई। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आई मीन कि यहाँ जो रूरल वर्कर थे जो रूरल वर्कर माने गांव में जो श्रमिक थे जो काम करते थे वो इंडस्ट्रियल वर्कर में कन्वर्ट हुए। फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़ी और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब बैंक को खुलना और लोगों ने निवेश करना आरंभ किया। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ी और इस तरह से नए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो थे वो खड़े हुए। फैक्ट्रियों का निर्माण होने लगा और नए नए जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो डेवलप होने लगे और उसके साथ लोगों में क्लास कॉन्शियसनेस आई। क्लास कॉन्शियसनेस का सिंपल शब्दों में अर्थ क्या होता है कि क्लास कॉन्शियसनेस माने वर्ग चेतना आई लोगों में और लोग अपने वर्ग के बारे में सचेत हो गए। और जब लोग सचेत हुए तो इसने क्या कर दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो पहले जो फेज था इसमें लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व किया और इसी तरह से जो भी थ्योरी जो डेवलप हुई थी उन थ्योरीज के आधार पे लोग जागृत होकर इसका हिस्सा बने। और अति महत्वपूर्ण जो इसमें शिफ्ट था वो ये था कि गांव से उठकर लोग जो थे वो इंडस्ट्रियल वर्कर बने और इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ। नंबर 2 जो सेकंड फेज है इसे सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो लेटर चेंज जो मिड 19 सेंचुरी के बाद आए। तो 19वीं शताब्दी का जो आधा का जो हिस्सा था जो उतार था उसमें जो चेंजेस हुए उन चीजों ने रिफाइनमेंट किया। जो एग्जिस्टिंग चीजें थी उसे और रिफाइन किया। जैसे भाप के इंजन का आविष्कार होना, स्टीम इंजन 19वीं शताब्दी के जो मिड का था उसमें बना। और उसके बाद इन्वेंशन ऑफ न्यू जो एक वो था कॉम्बेंशन इंजन था, जो एक जो इंजन होते हैं जो गाड़ी में चलते हैं उसका आविष्कार होना। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का पैदा होना, उसका प्रयोग करना और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, जो नहरें थी उनका उनका बनना, रेलवे ट्रैक का बनना, पावर प्रोजेक्ट्स का बनना, हाइड्रो खास करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का बनना और साथ में इन्वेंशन ऑफ असेंबली लाइन जिसने कि असेंबली लाइन का इन्वेंशन हो गया जिसने कि इस सेक्टर को बूस्ट किया। और उसके बाद कोल माइन, स्टील वर्क के साथ साथ टेक्सटाइल फैक्ट्री जो थी उसने भी बहुत ज्यादा योगदान इस सेकंड फेज में किया। इसका मतलब सिंपल शब्दों में ये हो जाता है कि इस सेकंड फेज में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए, बहुत सारे बदलाव हुए जिसने एग्जिस्टिंग चीजों को बदला और समाज को एक नया नया जो रूप था वो देने का प्रयास किया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहा दैट कम्स विद बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत तक जो था उसमें ईस्ट एशिया जो था वो एक बहुत बड़ा ईस्ट एशिया बहुत बड़ा एक फैक्टर बना और उसकी वजह से जो जिसने कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया ईस्ट एशिया पर्टिकुलर। और उसमें ब्रिक जैसे स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो लेकर आए। अब ब्रिक का मतलब क्या था, BRICS। ब्रिक माने बी स्टैंड फॉर ब्राजील, R stand for Russia, I stand for India, C stand for China and S stand for South Africa। ये 5 जो देश थे, ये 5 देश मिलकर इन्होंने ब्रिक की स्थापना की और ब्रिक में जो था इन्होंने प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को और एक्सेलरेट किया। और इनके साथ जो MOUs हुए और इन्होंने क्या कर दिया, हिस्टोरिकली एक ट्रांजिशन हो गया एक इकोनॉमी का और वो पूरे के पूरे इन राज्यों में कम से कम स्टेट्स में, राज्यों का मतलब यहां मेरा नेशनल स्टेट से है, उनमें अपना जो था मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंडस्ट्रियल सेटअप से लेकर सारा का सारा उनकी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया। तो अगर इसको थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी इन एरियाज की, इन कंट्रीज की, वो अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द बॉर्डर होने लगी और अक्रॉस द बॉर्डर होने की वजह से
होने की वजह से जो सारी की सारी चीज़ें घटित हुई, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन इसमें और इंटरवेंशंस और उसका एक्सचेंज वो बहुत ज़्यादा हुआ। और जब वो बहुत ज़्यादा हुआ, तो डेवलपिंग कंट्री भारत जैसा जो एक विकसित विकासशील जो देश है, उसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए बहुत बड़ा उसने रोल जो है वो प्ले होता है। और इसमें जो सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमारा था, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ थी, वो प्लान डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे के पूरे दुनिया में। और इसे सेकंड 5 ईयर प्लान में जो प्लानिंग कमीशन ने ज़्यादा जोर दिया इंडस्ट्रियलाइज़ेशन पर जोर दिया। और उसमें पंडित नेहरू, आपको याद होगा, उनकी अध्यक्षता में ही सारी की सारी चीज़ें हुई थी। और उसकी वजह से क्या हो गया कि सेकंड जो ये 5 ईयर प्लान था, इसमें जो जोर रहा, ये लास्ट फेज़ था, इसके बाद ये सारी चीज़ें बदली। और इसमें क्या किया गया, जोर किस पे दिया गया कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की वजह से जो डेवलपमेंट होगा, उस डेवलपमेंट की वजह से जो है निम्नलिखित कुछ एक 2-4 क्षेत्र हैं, जिनमें अगर तरक्की होती है, मूवमेंट कोई होती है, तो हम इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को चेक कर सकते हैं, रादर उसको मेज़र कर सकते हैं, उसकी गणना हो सकती है। जैसे इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम की बात की गई कि प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढ़ोतरी होती है, कितनी वृद्धि होती है, दैट विल बी अ साइन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एंड सेकंड वन, ग्रोथ इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितनी वृद्धि करता है कोई देश, वो भी दैट विल आल्सो बी कंसीडरिंग एन इंडिकेटर ऑफ दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एंड देन हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्यों दौड़े होते हैं? इन्वेस्टमेंट मीट हिमाचल में भी हो गई और इस साल फिर होने वाली है, 2021 में फिर होने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट हाई होना चाहिए, क्योंकि स्टेट के पास पैसा नहीं, बाहर के लोग आके पैसा लगाएं। और पीपीपी मोड, आगे चल के चैप्टर आएगा हमारा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड जो है, वो आज के टाइम में एक डिजायर्ड या रादर एक बहुत बड़ा विकास का मॉडल बनकर सामने आया हमारे। और उसे उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है उसकी बात की गई। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का कितने पैदा करते हैं, इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है देश या कोई स्थान इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, तो उसमें लोगों को रोजगार कितना मिलता है, ये भी बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है। और उसके बाद मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल, लोगों की रिक्वायरमेंट जो जरूरतें जो हैं वो क्या, ये जो चेंज इन इकोनॉमी है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू दिस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, उसकी वजह से बदलाव कितना होता है लोगों की लाइफ में, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो इस तरह से इन्होंने जो कहने की कोशिश की, तो ये 3 फेजेस थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के, जिसने इन्होंने ये करने का प्रयास किया। अगला जो इसका एस्पेक्ट है, दैट इज इसके लाभ क्या हैं। अगर ये सब चीजें हुई, तो इससे समाज को क्या मिला, लोगों को क्या मिला, एज ए व्यक्ति क्या मिला, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी लोगों को क्या मिला, वो थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे हमने पहले बात की, ये स्ट्रेटेजिकली एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली एक ऐसी प्लान है, एक ऐसा प्लान है जिसकी वजह से, जिसको एग्जीक्यूट करके कोई भी जो प्रोडक्शन है वो होता है, और फिर उसे बेचकर आगे लोगों तक पहुंचाकर उसका मुनाफा कमाया जाता है। और समाज में जो ऊपर हमने बात की, वो परिवर्तन आते हैं। और उन परिवर्तनों के मापने के लिए जो अभी हमने बात की, 5 जो पैरामीटर्स हैं, 5 जो इंडिकेटर्स हैं, वो कितने एक्सेलरेट होते हैं, कितने वो उसमें अपवर्ड मोबिलिटी होती है, उसको देखने का प्रयास। तो जब ये सारी चीजें होंगी, तो इससे निसंदेह निसंदेह जो फर्क होगा, उससे लाभ ही होगा। जैसे हमने अभी बात की थी, सेकंड 5 ईयर प्लान पर्टिकुलर इन इंडिया, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ही जोर दिया गया था, स्ट्रेस पूरा का पूरा उसी पर था। जब ये सेकंड 5 ईयर प्लान हुआ, तो इसने क्या कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के निम्नलिखित लाभ इसकी वजह से हुए, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, जो ऊपर हमने बात की थी, इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि डायरेक्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन जो है, वो जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो उसके बाद उसकी सेल भी वैसे इंक्रीज होगी। जब सेल होगी, प्रोडक्शन होगा, सेल होगी, तो अनडाउटली फिर लाभ भी लोगों को इसका मिलेगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इसकी वजह से जो सरप्लस लेबर था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था, पहले लोग हाथों से काम करते थे फैक्ट्री में भी और अदर खेतों में भी। तो अब खेतों में जो काम होता था,
उसके बाद कई महीने जो लोग थे वो बेकार घर में होते थे। तो उन्होंने वो वाला टाइम अपना फैक्ट्री में देना शुरू किया और जब फैक्ट्री में काम देना अपना समय देना शुरू किया तो उसकी वजह से उनकी इनकम में बढ़ोतरी हुई। जब इनकम में बढ़ोतरी हुई तो इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्रीज थी उन्होंने उन्हें लेबर की या रादर और चीजों की जरूरत पड़ी और जिसकी वजह से उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। पर वो कैसे भला? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, इंडस्ट्री जैसे छोटा सा एग्जांपल उस दिन भी हमने बात कल भी मैंने बात की थी कि आज तो अरे घास काटना है तो घास काटने के लिए भी मशीन आ गई है। पहले जब हम छोटे थे तो पूरा गांव एक एक दिन पूरे के पूरे आज मेरे घर में जो है मेरा घास काटने पूरा गांव जाएगा तो 25 30 50 लोग जाते थे। आज के टाइम में किसी को जरूरत नहीं है। एक छोटी सी मशीन है उसको पीठ पे लगाओ ऐसे करके उसका लीवर पकड़ो और जो 30 लोग काम करते थे वो एक व्यक्ति काम करके आ जाएगा और इस तरह से जो समय बचा 29 लोगों का वो समय जो है उसे कहीं और इन्वेस्ट किया जा सकता है और जिसकी वजह से उनके पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी होती है। नंबर 2, राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन है पूंजी निर्माण में भी बढ़ोतरी हुई। अब पूंजी निर्माण कैसे होगा कि अगर मेरे पास काम ही नहीं है, रादर काम कर भी लिया, उत्पादन कुछ कर भी लिया और पर वो उत्पादन इतना नहीं है जिससे कि मेरी दो वक्त की रोटी हो सके अगर मैनुअली करेंगे तो। परंतु अगर वही उत्पादन हमने मशीनों के माध्यम से किया, इंडस्ट्री की सहायता से किया, इंडस्ट्री में किया तो अनडाउटली जो हमें मिलेगा, जो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट अनडाउटली ऐसा होगा कि ज्यादा हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन होगा और ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी और जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत वो सहायक रहती है। और इस तरह से व्यक्ति भी, समाज भी और देश भी सभी के सभी को इसका फायदा होता है। देन नंबर 3 है ऑप्टिमम यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज रिसोर्सेज जो हैं अगर उनका यूज नहीं हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम हाथों से मान लीजिए सड़क बनाने लगे, जैसे आजकल कल देखा हमने कि बोला कि 300 सड़कें हिमाचल की बंद है, तो वो अगर बोले कि बर्फ को हमने हाथ से हटाना है, इज इट पॉसिबल? उसके लिए स्नो कटर आएगा और जो काम शाम तक 50 मजदूर मिलकर 10 फुट का जो पैच है उसको बर्फ नहीं हटा सकते, वो 10 मिनट में किलोमीटरों के हिसाब से हटा देगा। इसका मतलब क्या हो गया? प्रयोग किसका हुआ? प्रयोग हुआ यहाँ स्नो कटर का, प्रयोग हुआ यहाँ इंडस्ट्री का। तो फायदा क्या हो गया फिर हमें कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे हमारे उसका ऑप्टिमम प्रयोग हुआ हमारा। और जब ऑप्टिमम प्रयोग हुआ तो लोकली अवेलेबल जितने भी मिनरल जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं, चाहे पानी है, चाहे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, चाहे वो और हैं, उनका एक्सर्ट करना, उनको निकालना और उनका प्रयोग करना राष्ट्र के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए इसी के द्वारा संभव हो पाया। क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला और पहले खेती में कितने लोग लग जाते थे, परंतु जैसे ही एक इंडस्ट्री आती है तो आपको बता दें एक इंडस्ट्री में हजारों के हिसाब से वर्कर्स आते हैं। वर्कर्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जो वर्कर्स आएंगे तो एक इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। बहुत ज्यादा रोजगार का एग्जांपल आपको छोटा सा एक देता हूं। एप्पल की एक कंपनी जो है अभी बेंगलोर में लगने वाली है और उनका जो एग्रीमेंट हुआ है और आपको सुन के हैरानी होगी कि एक फैक्ट्री में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। एप्पल की एक फैक्ट्री में एक यूनिट में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक इंडस्ट्रियल सेटअप जहां भी होता है वहां हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, कोई भी हो सकता है, कोई भी छोटा सा सेटअप किसी ने भी लगा लिया, किसी ने भी लगा लिया तो उसके साथ 5 10 50 लोग जो हैं वो कम से कम काम करने के लिए होते हैं। देन उसके बाद जो है सॉल्विंग बैलेंस पेमेंट प्रॉब्लम। जो बैलेंस पेमेंट प्रॉब्लम है उसको भी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो इंडस्ट्रियल सेटअप है वो उसको सॉल्व करता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें जो बैलेंस पेमेंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के से प्रभावित है। और इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट से जो अर्निंग होती है, एक्सपोर्ट जो करते हैं उससे अर्निंग होती है, दैट इज क्वाइट लो। एंड उसका जो इंपोर्ट है हमारा, आयात हमारा ज्यादा है, निर्यात हमारा कम है। तो इसकी वजह से जो सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमारी गड़बड़ा जाती हैं।
जब गड़बड़ा जाएँगी, तो इसमें जो सारा कोशिश ये होती है कि हमारा निर्यात जो है वो बढ़े, आयात हमारा कम हो। तो दोनों के बीच का जो बैलेंस है दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एग्रीकल्चर जो है आज के टाइम में इतना सफिशिएंट नहीं है कि हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। खेती करने वाला एक किसान या किसानी करने वाला जो भी व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को ना अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, ना अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, ना ही वो जीवन के दूसरे जो सुख हैं, उनको भोग सकता है। परंतु अगर वही जो चीज़ है, इंडस्ट्री के हिसाब से हो जाए, मान लीजिए मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, मैं अगर अपने बैलों से करने लगूँगा उसकी खेती, तो मुझे लगता है महीनों लग जाएँगे, तब ये खेती नहीं हो पाएगी। परंतु अगर मैं इंडस्ट्री की मदद लेता हूँ, मैं ट्रैक्टर वहाँ चलाता हूँ और इंडस्ट्री में बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करता हूँ, काटने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, उसकी सोइंग के लिए, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो उसके बाद हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट। एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट में भी बहुत हेल्पफुल है, जैसे हमने पहले बात की। तो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी आज के टाइम में हो गई है और आज हिंदुस्तान की बात करें तो अबाउट 67% जो हमारी टोटल वर्क फोर्स है, वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। 67% वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में है हिंदुस्तान की। उसको देखने की कोशिश करें, तो परंतु फिर भी आज भी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी हिंदुस्तान में नहीं है और उसमें नए जो मेथड हैं, उनका प्रयोग आज भी नहीं होता। आज भी प्रिमिटिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर का प्रयोग होता है, कल्टीवेशन का प्रयोग होता है, हार्वेस्टिंग में प्रयोग होता है, उसकी थ्रेशिंग के लिए प्रयोग होता है। तो अगर ये जो चीज़ अगर नई एग्रीकल्चर पॉलिसी आती है, रादर नई चीज़ें इसमें आती हैं, तो पूरी तरह से उसको क्या करने की कोशिश करेगा, उसको बदलाव लाएगा और जब बदलाव लाएगा, तो कई टूल्स हैं, कई इम्प्लीमेंट्स हैं, जैसे ट्रैक्टर हैं, उसके बाद पंप्स हैं, पंप सेट हैं, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, हार्वेस्टर है आज के टाइम में जो कि मक्की को काटने की ज़रूरत नहीं है, गेहूँ को काटने की ज़रूरत नहीं है, वो लगता है सीधे साफ करता चलता है और दाने आते चलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि इसको हेल्प करती हैं। हेल्पफुल इन स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द लास्ट पॉइंट। स्टेबल माने स्थिर जो आर्थिक हमारी ग्रोथ है, इकोनॉमिक का जो हमारी ग्रोथ है, उसके लिए ये हेल्पफुल है और इसके लिए हेल्पफुल कैसे होगा? क्योंकि 1966 ऑनवर्ड अगर हम देखें, 1966 के बाद की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट उसमें दर्ज की गई है। रादर इसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद जो इंडस्ट्रियल हमारा जो डेवलपमेंट हुआ, रादर जो टारगेट किया गया हमने, जो टारगेट किया हमने, उसके बाद से एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो मशीनरी बनी, उससे उसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और हरित क्रांति ने हमें इसमें अनाज के क्षेत्र में हमें सेल्फ सफिशिएंट कर दिया और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में आ गई और जिससे हमारी इकोनॉमी जो थी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्टेबल हो गई, वो स्थिर हुई और इस तरह से बहुत कम शब्दों में कहें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमारे जीवन को बेहतर से और बेहतर बनाने में अपना योगदान देता है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो डेवलपमेंट है उसका जो पहली पॉलिसी है कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं हमारी जो उस कंडीशंस होती थी उन बहुत सारी चीजों ने हमारी कंडीशन को सुधारा है और इसका बहुत ज्यादा योगदान जो है वो हमारे जीवन में है। हालांकि इसकी वजह से इन्वायरमेंट को फ़र्क पड़ता है, जो उसके हम डिसएडवांटेजेस में देखेंगे। इन्वायरमेंट को फ़र्क पड़ता है, पृथ्वी जो सोइल है उसको फ़र्क पड़ता है और भी कई ऐसे दिक्कत देने वाले क्षेत्र हैं जिसकी वजह से इसमें नुकसान होता है। पर इसे हम कल देखेंगे।